-40 डिग्री तापमान, एक बर्फीला पहाड़ी दर्रा, अंधेरी रात, खराब मौसम, तेज बर्फीली हवाएं और 9 अनुभवी हाइकर्स। ऐसा क्या हुआ होगा उस रात कि 9 समझदार और अनुभवी हाइकर्स नंगे पांव केवल अंडरवेयर पहने अपने टेंट से भाग गए हों? ऐसा क्या हुआ होगा कि उतनी सर्द रात वो अपना टेंट छोड़कर एकाएक जंगलों की तरफ दौड़ गए हों? उनके टेंट पर चाकू से चीरे जाने का निशान क्यों था? उनकी लाशें टेंट से सैकड़ों गज दूर छितराई हुई क्यों पड़ी मिली? उनमें से एक की आंखें क्यों गायब थी? एक टीम मेंबर की जीभ कटी हुई थी, खोपड़ी फूटी हुई थी, टूटी पसलियां, क्या हुआ था उनके साथ? यह क्यों और कैसे का सवाल पिछले 62 साल से एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस पर कई किताबें लिखी गई, कई फिल्में भी बनी, दर्जनों एक्सपर्ट ने इसे सुलझाने की कोशिश की, सरकार ने कई बार जांच टीम बिठाई, देश विदेश के संस्थान इस पहेली को बूझने में लगे रहे। कईयों ने तो इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया था। किसी का कहना था कि इसके पीछे एलियंस का हाथ था, कोई बोला किसी विशालकाय जीव ने उन पर हमला किया था, और किसी का अनुमान था सीक्रेट वेपन टेस्ट से निकली हुई रेडिएशन के चलते वे पर्वतारोही मारे गए। किसी ने कहा ये टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन था। 100 मुंह 100 बातें। बीते दिनों इस मामले में एक नई थियरी सामने आई है। क्या है ये मामला, विस्तार से बताते हैं। ये कहानी शुरू हुई 1959 में। रूस में यूरल फेडरल डिस्ट्रिक्ट नाम का एक प्रांत है, इसे अपना नाम मिला है रूस की यूरल पर्वत श्रृंखला से। इसी प्रांत में था यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। अब यही संस्थान यूरल स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहलाता है। 1959 के साल इस संस्थान के रेडियो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक 23 साल का लड़का पढ़ता था। नाम था इगोर डायटलॉव। इगोर पहाड़ चढ़ने और हाइकिंग में माहिर था। उसने अपने 9 साथियों का जुटाकर एक टीम बनाई। तय किया कि ये सब मिलकर एक हाइकिंग एक्सपीडिशन पर जाएंगे। कहाँ? ओटोरेटेन नाम के एक पहाड़ पर। रूट फाइनल हुआ। 23 जनवरी 1959 को इगोर और उसके 9 साथी मिशन पर निकल गए। शुरुआती रास्ता ट्रेन और ट्रक से तय करके ये ग्रुप पहुंचा विझाई नाम के एक गांव में। ये उनके ट्रैकिंग रूट का आखिरी गांव था। इससे ऊपर पांव की चढ़ाई शुरू हो जाती थी। 27 जनवरी 1959 को तड़के सुबह 10 बजे ट्रैकर्स की ये टीम एक्सपीडिशन के लिए रवाना हुई। अगले रोज टीम के एक साथी की तबीयत बिगड़ गई, वो वापस लौट गया। अब टीम में बचे 9 लोग, 7 लड़के और 2 लड़कियां। तय हुआ कि ठीक 17 दिन बाद यानी 12 फरवरी को ये लोग ट्रैकिंग पूरी करके बिछाई गांव लौट आएंगे। 17 दिन बीत गए, वो लौटकर नहीं आए। जब 25वें दिन तक भी उनकी कोई खबर नहीं आई, तब जाकर वार्निंग बेल बजी। ट्रैकर्स के दोस्तों और परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने अथॉरिटीज को कहा रेस्क्यू टीम भिजवाओ। एक्सपीडिशन टीम के ज्यादातर लोग यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र थे। रेस्क्यू के लिए इसी संस्थान ने पहली टीम रवाना की। उसके बाद आर्मी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स मदद के लिए भेजे। 62 साल पहले यानी आज ही का दिन था, यानी 26 फरवरी 1959 की तारीख, जब ये रेस्क्यू टीम पहुंची। होलात सियाखाली ये यूरल पर्वत क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में स्थित एक पहाड़ है। स्थानीय भाषा में होलात सियाखल का मतलब होता है डेड माउंटेन यानी मृत पहाड़। यहाँ एक पहाड़ी दर्रा है। इसी के ऊपर थोड़ी ढलान वाली जगह पर बर्फ से बाहर झांकता मिला एक टेंट। ये टेंट उन्हीं 9 ट्रैकर्स की टीम का था। टेंट तो मिल गया, मगर वो 9 ट्रैकर्स यहाँ नहीं मिले। खाने पीने की उनकी समूची सप्लाई टेंट के भीतर रखी हुई थी। उनकी डायरियां, तस्वीरें, वोडका से भरा एक फ्लास्क, मानचित्र सब टेंट के भीतर था। टेंट में ही एक किनारे पर प्लेट रखी थी, उसमें रूसी व्यंजन सालों पड़ा था। देखने से मालूम होता था मानो कोई जल्दी से प्लेट में छोड़कर भाग गया हो। ऐसा लग रहा था मानो उस टेंट में भगदड़ मची हो और कुछ ऐसा हुआ हो कि सारे पर्वतारोही बहुत जल्दबाजी में सारा सामान छोड़कर भाग गए हैं। भीतर सामान पसरा था और टेंट के एक किनारे पर चाकू से चीरा लगा था, जैसे किसी ने टेंट के भीतर बैठकर वो हिस्सा चाकू से फाड़ा हो और बाहर निकल आया हो। टेंट के बाहरी हिस्से में बर्फ पर बने 9 जोड़ी पांव के निशान थे। ये निशान कुछ आगे जाकर खत्म हो गए थे। इन निशानों को देखने से लगता था मानो कुछ लोग केवल एक पैर का जूता पहन पाए थे और कुछ नंगे पांव भागे थे। लेकिन हाइकर्स नंगे पांव क्यों भागेंगे? बर्फीले पहाड़, ऊपर से 40 डिग्री माइनस तापमान, उस पर अंधेरी रात और खराब मौसम। ऐसे में 9 अनुभवी हाइकर्स बिना जूते पहने टेंट से क्यों भागेंगे? ये जानते हुए कि इतनी ठंड में एक्सपोजर जानलेवा हो सकता है, हाइपोथर्मिया से जान जा सकती है। ऐसी क्या इमरजेंसी रही होगी कि सारे खतरे जानने के बावजूद ये ग्रुप इस तरह भागा होगा? और वो भागकर गए कहाँ? जहाँ ये टेंट मिला उससे कुछ आगे जाकर जंगल शुरू होता था। जंगल की सरहद के पास ही एक देवदार का पेड़ था। जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची
पहुंची तो रेस्क्यू टीम को इस पेड़ के नीचे जली हुई कुछ लकड़ियां मिली। पेड़ के ऊपर की टहनियां भी टूटी हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने उस पर चढ़ने की कोशिश की हो। थोड़ा आगे बढ़े तो नजर आई 2 लाशें। दोनों में से किसी के पाँव में जूता नहीं था, किसी के शरीर पर कपड़े के नाम पर केवल अंडरवियर थे। ये दोनों उसी ट्रेकिंग टीम का हिस्सा थे। फिर 3 और लाशें मिली। इनमें टीम के लीडर इगोर डायटलोव का भी शव था। 5 लाशें मिल चुकी थी, बाकी 4 का मिलना अभी बाकी था। एक तरफ बाकी 4 की तलाश चल रही थी, दूसरी तरफ जो 5 लाशें मिल चुकी थी उनका मेडिकल जांच शुरू हो गया और उनकी जांच में पता चला कि ये पांचों हाइपोथर्मिया से मरे हैं। इन पांचों में से एक के सिर पर गहरी चोट थी, मगर वो चोट इतनी खतरनाक नहीं थी कि जान चली जाए। इस मेडिकल जांच के आधार पर लोगों को लगा कि शायद बाकी के 4 भी ठंड में एक्सपोजर के चलते मर गए होंगे। करीब 2 महीने की तलाश के बाद एक सकरी खाई की सतह पर बाकी 4 टीम मेंबर्स की लाशें मिल गई, मगर इनके मिलने के साथ ही ये केस और उलझ गया। क्यों? इसकी वजह थी उन बाकी 4 लाशों की हालत। एक की दोनों आंखें गायब थी, जीभ कटी हुई थी, होंठ का एक हिस्सा गायब था। बाकी 3 भी बुरी तरह जख्मी थे, उनकी पसलियां टूटी हुई थी, खोपड़ी में फ्रैक्चर था। मेडिकल जांच से पता चला कि इन्हें बहुत जोर की चोट लगी थी। इतने फोर्स का धक्का आया था इन पर जैसा तेज रफ्तार का कार से किसी चीज से टकरा जाने पर आता है। इसके अलावा कुछ और भी अजीब चीजें थी। मसलन टीम की एक लड़की के पाँव में दूसरे टीम मेंबर की जैकेट बंधी थी, एक का ट्राउजर जला हुआ था, एक के शरीर पर किसी और के कपड़े थे, कुछ के शरीर पर नोचे हुए चीथड़े लिपटे थे। इसके अलावा एक की लाश पर रेडिएशन के अंश भी पाए गए थे। पहाड़ चढ़ने के दौरान कई बार हादसे होते हैं, अनुभवी से अनुभवी पर्वतारोही मारे जाते हैं, मगर इतनी अजीबोगरीब मौतें समझ से बाहर थी। मगर उस रात को क्या अनहोनी हुई, इसका कोई जवाब नहीं था। वो नंगे पांव टेंट से क्यों भागे? टीम मेंबर्स की डायरियां 1 फरवरी 1959 की शाम तक का पूरा ब्यौरा बताती थी। कुछ के शरीर पर बस अंडरवियर क्यों था? फूटी आंखों और कटी हुई जीभ का क्या कारण था? इतने फोर्स से चोट लगने की क्या वजह रही होगी? ये सारे सवाल लॉजिक से परे थे और इगोर और उसकी ट्रैकिंग टीम के साथ जुड़ा पूरा घटनाक्रम समझ से परे था। इसी के चलते ये घटना एक सेंसेशन बन गई। लोगों ने इसे नाम दिया डायटलोव पास। ये नाम एक्सपीडिशन टीम के मुखिया इगोर डायटलोव के नाम पर प्रचलित हुआ था। एक आशंका यह भी उभरी कि कहीं उस टीम को स्थानीय मानसिक कबीले ने तो नहीं मारा। ये चरवाहों का कबीला था, ऊंचे पहाड़ पर रहता था। आशंका थी कि कहीं उन्होंने बाहरियों को देखकर हमला न कर दिया हो, मगर ये आशंका भी खारिज हो गई क्योंकि एक्सपीडिशन टीम के किसी के साथ संघर्ष के कोई सबूत नहीं मिले। किसी इंसान ने नहीं मारा था, ये बात पक्की थी। सोवियत ने कुछ समय तक इस केस की जांच की, फिर उन्होंने इस केस की फाइलों को क्लासिफाइड कर दिया। इस सीक्रेसी के कारण केस ने और तूल पकड़ा। लोगों ने कहा अगर कोई रहस्य न होता तो इतनी गोपनीयता क्यों बरती जाती? फिर लोग कयास लगाते रहे, क्या ये लोग गुलाग यानी सोवियत के कुख्यात यातना शिविरों के भागे हुए कैदी थे? क्या एक्सपीडिशन टीम ने यूएफओ देखा था? क्या इसी वजह से वो इतनी हड़बड़ी में टेंट छोड़कर भाग गए? या सच में ही ऊपर पहाड़ों पर बर्फ का विशालकाय जीव येती रहता है? क्या उसी जानवर ने इस टीम पर हमला किया था? या फिर कहीं सोवियत कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट कर रहा था? या कहीं पहाड़ से अचानक कोई अनजानी ऊर्जा निकली? या फिर किसी न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण किया जा रहा हो और ये टीम उसकी चपेट में आ गई हो? 90 के दशक में सोवियत का विघटन हुआ था। सोवियत दौर के कई रहस्य बाहर आने लगे। इस केस ने भी सिर उठाया, रूस के बाहर भी बात फैल गई। इस केस ने मेनिया का रूप ले लिया, इसे टर्म मिला डायटलोव मेनिया। लोग अपसेट हो गए। इससे ये केस इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में गिना जाने लगा। दशकों की केस वर्क और अफवाहों के बाद आया फरवरी 2019। इस साल रूसी सरकार ने ये केस वापस खोलने का ऐलान किया। इस जांच का नतीजा आया जुलाई 2020 में। इसके मुताबिक उस हादसे की वजह थी एवलांच। क्या होता है एवलांच? पहाड़ में जहां स्लोप वाला इलाका होता है वहां बर्फ जमा होती रहती है। इस बर्फ को सहारा देती है स्नोपैक। इसे समझिए बर्फ की एक ठोस और मोटी परत होती है जो धीरे धीरे बर्फ की कई तह जमा होने से बनती है। ये स्नोपैक अपने ऊपर जमा हो रही बर्फ को सहारा देती है और उसे नीचे गिरने से रोकती है। लेकिन जब बर्फ का वजन बहुत बढ़ जाए तब कई बार स्नोपैक कमजोर होने लगता है, उसका एक हिस्सा टूट जाता है और ऊपर जमा बर्फ नीचे रिलीज हो जाती है। यही प्रक्रिया एवलांच कहलाता है। एवलांच में अचानक बहुत सारा बर्फ तेज रफ्तार से नीचे की ओर गिरता है और बड़ी एवलांच अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मिट्टी का मलबा लेकर भी चली आती है नीचे। रूस ने अपनी जांच में एवलांच तो कह दिया, मगर इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए संतोषजनक तर्क नहीं दे पाए। इसकी वजह से कई सवाल अनसुलझे रहे। कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि जिस जगह पर डायटलोव की टीम ने कैंप लगाया वहां स्लोप बहुत कम था। इस स्लोप का एंगल 30 डिग्री से कम था।
एवलांच 30 डिग्री से कम एंगल वाले स्लोप पर आता ही नहीं है। उसका फोर्स ज्यादा नहीं होगा, उसमें वैसी चोटें नहीं आएंगी जैसी उस टीम को आई थी। अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालत बने और एवलांच आए भी तो छोटा सा होगा। इसके अलावा उस इलाके में हमेशा तेज हवा चलती रहती है। हवा हल्की बर्फ को उड़ा ले जाती है, उसे इतना जमा ही नहीं होने देती कि एवलांच आए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि रेस्क्यू टीम को एवलांच का कोई भी सबूत नहीं मिला था। ऐसे ही सवालों के साथ लोगों ने रूसी जांच की थियरी को खारिज कर दिया था। फिर आया जनवरी 2021। इस महीने की 28 तारीख को प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर में एक लेख छपा। इसमें लिखा था 2 लोगों ने, योहान गामे और अलेक्जेंडर पुजरिन। योहान स्विट्जरलैंड स्थित स्नो एंड एवलांच री-स्टिमुलेशन लेबोरेटरी के प्रमुख हैं। अलेक्जेंडर स्विट्जरलैंड में ही जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। इन दोनों ने भी डायटलोव मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की। उनकी जांच में भी जवाब मिला एवलांच, मगर ये नतीजा रूसी जांच की तरह सवालों को अनसुलझन नहीं छोड़ता। इन दोनों एक्सपर्ट्स ने वैज्ञानिक मॉडल का इस्तेमाल किया। तुरंत मौसम से जुड़े डेटा के सहारे डायटलोव हादसे वाली रात को रिक्रिएट किया। फिर उन्होंने एवलांच जैसी कंडीशन पैदा करके उसका नतीजा देखा। इस रिजल्ट के आधार पर बताया गया कि डायटलोव टीम के साथ क्या हुआ था। यह हादसा कुछ यूं हुआ था कि 1 फरवरी 1959 की शाम एक्सपीडिशन टीम डेड माउंटेन के ऊपर पहुंची। वहां पहाड़ के पूर्वी हिस्से पर एक ढलान के पास पॉइंट 1079 के ऊपर उन्होंने अपना टेंट लगाया। ये उनकी चॉइस नहीं थी, वो बर्फीले मौसम में रूट से थोड़ा भटक चुके थे। मजबूरी में उन्होंने यहाँ डेरा जमाया। रात का वक्त था, सब टेंट के भीतर सोए थे। तभी अचानक ऊपर की तरफ से एक एवलांच बहुत तेज फोर्स के साथ उनकी टेंट की ओर बढ़ा। जिस जगह ये टेंट था उस लोकेशन पर इस तरह का एवलांच आना बहुत मुश्किल था, मगर दुर्भाग्य से उसी रात वहां ये दुर्लभ हादसा हो गया। मगर ये एवलांच उनकी मौत का कारण नहीं था, उनकी मौत का जरिया था, और उसकी पूरी रिपोर्ट में ये सब दावे किए गए थे। उनके टेंट के एक किनारे पर बर्फ जमा हो गई। जो टेंट की उस साइड में सोए थे वो तेज फोर्स के चलते जख्मी हो गए। बाकी के टीम मेंबर्स में से किसी ने टेंट में चाकू से चीरा लगाया होगा, उस रास्ते सबको बाहर निकाला होगा। बहुत पैनिक माहौल था। टीम को लगा कि छोटे एवलांच के बाद एक बड़ा एवलांच आ सकता है, इसलिए वो जिस हालत में थे उसी हालत में बाहर निकल आए। जूते तक पहनने का टाइम नहीं मिला। वो टेंट से दूर भागे। उन्होंने सोचा होगा कुछ देर बाद वापस लौट आएंगे, मगर रात अंधेरी थी, मौसम खराब था, बर्फीला तूफान चल रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए टीम के लोग रास्ता भटक गए होंगे। -40 टेम्परेचर में इस तरह सर्वाइव करना बिल्कुल मुश्किल था, इसलिए एक एक करके वो मरते गए। जो पहले मरा होगा उसके कपड़े बाकियों ने उतार लिए होंगे ताकि वो जिंदा बच सकें और उनको ज्यादा गर्मी मिल सके। गर्मी के लिए ही उन्होंने किसी तरह देवदार के पेड़ के पास आग जलाई होगी। रेस्क्यू टीम को इस देवदार के ऊपर टहनियां टूटी मिली थी। शायद डायटलोव टीम का कोई जिंदा मेंबर बहुत डिप्रेशन में इस पेड़ पर चढ़े हों, इस उम्मीद में कि शायद ऊंचाई से टेंट दिख जाएगा, मगर टेंट नहीं मिला और ठंड ने उन्हें मार डाला। ये थियरी कहती है कि अगर टीम टेंट में ही रहती, बाहर नहीं निकलती, तो शायद जिंदा बच जाती। इस रिपोर्ट में सभी सवालों के जवाब हैं। योहान और अलेक्जेंडर की ये थियरी वैज्ञानिक प्रयोग पर आधारित है, लेकिन ये भी सारे सवालों के जवाब नहीं देती। मसलन एक लाश पर रेडिएशन का अंश क्यों मिला? बस धुंधला सा अनुमान है कि शायद इतनी ऊंचाई पर सूरज की तेज रोशनी से रेडिएशन का अंश आया हो। ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं। इन्हीं के चलते तमाम वैज्ञानिकताओं के बावजूद भी ये थियरी भी केवल अनुमान ही है, इसलिए कई एक्सपर्ट्स इस थियरी से भी संतुष्ट नहीं हैं। योहान और अलेक्जेंडर भी इस केस को सॉल्व करने का दावा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि संभावित अनुमानों में से ये वाला अनुमान ज़्यादा सटीक और ज़्यादा मुमकिन है। और हाँ, ये दोनों रिसर्चर्स एक बात पक्के से कह रहे हैं, उस रात चाहे जो भी हुआ हो, इतना पक्का है कि उन 9 लोगों ने एक दूसरे की परवाह की, घायल दोस्तों को मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ा। वो साथ मिलकर एक आपदा से लड़े। इस कहानी में बस यही एक सुकून है, उस रात उस पहाड़ पर मौत के सामने भी उन दोस्तों ने भरपूर दोस्ती निभाई। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।